नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 11वीं की शाश्वती। जो हम कक्षा 11वीं की शाश्वती में पढ़ रहे थे गांधीनः संस्मरणम नामक पाठ, उसी का पूरा हमने क्या है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए और उसके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके पूरा पाठ हमने एक्सप्लेनेशन किया। अब आज हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं एमसीक्यूज, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों में बहुत आसानी से हमें उत्तर मिल जाता है, क्योंकि इसमें 4 विकल्प दिए होते हैं और 4 विकल्पों में से मुझे एक आंसर चयन करना होता है। लेकिन ये तब संभव हो पाता है जब पाठ का अध्ययन अच्छे से हुआ हो। इसीलिए आप लोग पाठ का अध्ययन जरूर करिएगा। पाठ का अध्ययन करने के बाद ही बहुविकल्पीय प्रश्न अगर हम करते हैं तो बहुत आसानी से, क्योंकि पूरी कहानी हमारे दिमाग पर दौड़नी चाहिए, तब जाकर के बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सही रूप में होते हैं। चलिए तो विलंब नहीं करेंगे। लिखा हुआ है कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक गांधीनः संस्मरणम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है ना। चलें आगे देखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर देखिए ये क्या रहेगा। सबसे पहला प्रश्न हमारा रहेगा, महात्मा गांधीनः कति वर्षाणि आयोः स्वमेव संस्मरणाम एकत्रितम कुरुतः। महात्मा गांधीनः कति वर्षाणि, महात्मा गांधी ने कितने वर्षों की आयु में स्वयमेव मतलब स्वयं के संस्मरण को एकत्रित किया, स्वयं के संस्मरण को एकत्रित किया। अब स्वयं का संस्मरण क्या है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि गांधीनः संस्मरणम में जो पाठ दिया हुआ है उसमें उन्होंने वर्णन किसका किया है, ये हमने वर्णन लिया कहां से है। गांधीनः संस्मरणम पाठ कहां से आया है? तो पाठ परिचय आपने देखा हो। पाठ परिचय में स्पष्टता लिखा हुआ है कि गांधी जी के द्वारा 36 वर्षों अर्थात उन्होंने अपनी आयु के 36 वर्षों का एकत्रित संस्मरण इसमें दिया हुआ है। और किसमें? आत्मकथा नामक उन्होंने एक अपनी क्या लिखी हुई है, एक आत्मगाथा लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने अपने बारे में क्या किया है, चर्चा की है। और उसी आत्मकथा में उन्होंने अपने 36 वर्षों का पूरा संग्रह लगा दिया है। अर्थात 36 वर्षों तक वह क्या करते रहे, पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे। जो कुछ महात्मा गांधी को आप जानते हैं बचपन से ही, ठीक है ना। आप बचपन से नहीं जानते हैं, मतलब उनका बचपन से जो बाल्यकाल था, बाल्यकाल के बारे में पढ़ा, फिर इसके बाद बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं गांधी जी की। गांधी जी ने आंदोलनों में भी बहुत भाग लिए। गांधी जी ने बैरिस्टर गांधी कहलाते हैं, अर्थात वकालत की पढ़ाई का अध्ययन भी किया। राजकोट, गुजरात, यहाँ साबरमती आश्रम, दांडी यात्रा, नमक तोड़ो आंदोलन, ये बहुत सारी चीज़ें गांधी जी के द्वारा की गई। और राष्ट्रपिता तो हैं ही, ठीक है ना, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। तो इस आधार पर गांधी जी का पाठ परिचय अगर आपको पता होगा तब जाकर के आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। पाठ परिचय में दिया हुआ है कि गांधी जी ने 36 वर्ष की आयु का अपना पूरा जो संस्मरण था, सब कुछ उन्होंने अपनी आत्मकथा में लगा दिया। तब जाकर के उस आत्मकथा को उन्होंने अपनी आत्म परीक्षण के रूप में क्या किया, अवबोधन किया। और उन्होंने ये जाना है कि हमारा परीक्षण क्या था, हमारे बारे में क्या है, हमारी परीक्षा कैसे होगी। तो इस आत्मकथा से उन्हें अपने आत्म परीक्षण के बारे में भी पता चला। अब दूसरी बात करते हैं कि हमारी संस्कृत जगत में इस आत्मकथा को हम किस नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें भी पाठ परिचय में दी हुई हैं। हमारे एक आचार्य थे संस्कृत के, कौन? होसकेरे नागप्पा शास्त्री। होसकेरे नागप्पा शास्त्री जी ने इसी आत्मकथा का नाम परिवर्तन किया और सत्य शोधनम नामक ग्रंथ बनाया। उसी सत्य शोधनम नामक ग्रंथ से ये जो पाठ हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, तो सत्य शोधनम नामक पाठ से लिया गया है। उसी का अंश है गांधीनः संस्मरणम, अर्थात गांधी जी का संस्मरण। गांधी जी की जो बुद्धि है, स्मरण शक्ति है, वो किस प्रकार से रही है, तो इसके बारे में यहाँ उन्होंने चर्चा की है। किस प्रकार से उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, किस प्रकार से उन्हें अपने देश के प्रति, लोगों के प्रति भावना, उनकी भाव क्या थे, उनके संस्मरण क्या थे, इस पर यहाँ चर्चा
होगी। अब बात करते हैं हम महात्मा गांधी की। तो यहां पर देखें कि महात्मा गांधी ने कति वर्षाणी आयु कितने वर्ष की आयु में स्वयं के संस्मरणानाम एकत्रितम कुर्ता, अपने संस्मरणों को एकत्रित किया। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है 36, 63, 43 और 16। सबसे पहले तो अगर ये आपकी गणना के आधार पर अगर इसमें नहीं आता है तो क्या करेंगे आप परीक्षा में, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए ऐसा आता है तो पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। चलिए 36 लिखा है, आंसर सही भी कर देते हैं। चलिए मान लिया आपका प्रश्न सही है, आपने मान लिया कि आपका ये प्रश्न सही हो गया। चलिए लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि जैसा पाठ परिचय में दिया है वैसा नहीं दिया जाता है। फिर कैसे दिया जाएगा सर? जैसा पाठ परिचय मतलब जैसा बुक में है वैसा नहीं आएगा तो सर आएगा कैसे? तो इसके लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। हम 11th 12th पढ़ रहे हैं, 11th के बाद 12th आएगा, और 11th मतलब आप हाई स्कूल पास कर चुके हैं, मतलब आप छोटे नहीं हैं। अब आप छोटे नहीं हैं तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि क्यों। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि यहां पर क्या हो जाएगा, 63, क्या हो जाएगा 63 मतलब 36, 63 मतलब 36, और यहां पर क्या हो जाएगा 63, ठीक है ना। 63 हमारा मतलब कितना 63, यहाँ 43 क्या हो जाएगा 43, त्रिचत्वारिंशत। यहां पर दिया जाएगा 16, क्या दिया जाएगा 16, ये रहेगा 16। ठीक, अब देखें 16 मतलब 16, और त्रिचत्वारिंशत का मतलब 43, 63 का मतलब 63, और 63 का मतलब 36। अब ये सारी चीजें अगर ये नहीं है, यहां मैं छिपा लेता हूं, यहां ये खड़ा हो गया, अगर ये आता है, और अब यहां से प्रश्न बनता है महात्मा गांधी ना कति वर्षाणी आयु स्वयं संस्मरणानाम एकत्रितम कुर्ता, महात्मा गांधी ने अपने कितने वर्षों का स्वयं के द्वारा संस्मरण इसमें एकत्रित किया है, तो 36 वर्षों का। इस प्रकार से भी आपको प्रश्न आना चाहिए हल करना। ठीक, अब बात करते हैं कि सर ये गिनती तो मैंने पढ़ी नहीं है, हम कैसे करेंगे, मुझे कैसे बनेगी? तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर हमको गणना नहीं आती है तो पहली बात तो आनी चाहिए, और अगर नहीं आती है तो आप 1 से लेकर के 10 तक की गणना सीख लीजिए। 1 से लेकर के 10 तक की गणना आप पूरी सीख लीजिए, और इसके बाद सब फिर आपको क्या करना है, 10 तक की जब गणना आपको पूरी आ जाए, क्या 1 to 10, 1 से 10 तक की आपको संस्कृत में पूरी गिनती सीख लेना है, गणना को। ठीक, अब बहुत अगर नहीं लिखी है तो मैं लिखवा भी दूंगा, अगर लिखी नहीं है आपके पास तो मैं लिखवा दूंगा, बता दूंगा, लेकिन और अगर आपकी बुक में हो तो आप इसको अभी से तैयार कर लें, क्योंकि आगे चल कर के बहुत सारी चीज़ें काम में आने वाली हैं। तो 1 से 10 ये सीख लेंगे। फिर इसके बाद आपको क्या सीखने हैं, 19, 20, 21, 3 संख्याओं को इनको सीखना है। फिर इसके बाद आपको 29, 30, 31 इनको सीखना है। फिर इसके बाद 39, 40, 41 इसको सीखना है। फिर इसके बाद 49, 50, 51 इसको सीखना है। ठीक है ना। 90, 20, 21, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 49, 50, 51। फिर यहाँ से आ जाएगा 69, 60 और 61। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 79, 80, 81, सॉरी यहाँ 69, यहाँ 59 होगा, सॉरी 59, 60, 61, फिर यहाँ 69, 70 और
71, ये ठीक है ना, इतना। फिर इसके बाद आपको 79, फिर इसके बाद 80 और 81, यहां तक बन जाएगा अगर आपसे। फिर इसके बाद आपको 89, ठीक, और 90 और फिर 91, इतनी गणना आपको सीखनी है। देखिए 10 संख्या ये हो गई हैं। इसके बाद 1 2 3 3 3 6 3 9 12 15 18 21 और 3 हमारी 24 ये हो गई हैं, 10 ये हो गई हैं, मतलब 34 संख्याएं अगर आप संस्कृत की सीख लेते हैं तो आपसे पूरी, आप कहीं तक की भी संख्याएं 100 तक की आप सीख सकते हैं। 100 क्या, 500 के बाद 600 800 1000 1000 से थोड़ा सा परिवर्तनशील हो जाती हैं, 1000 तक की संख्याएं आप इससे सीख सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें सीखने के बाद अगर और सरल तरीका परीक्षाओं में कैसे करना है ये तो पहले सीखना है। ये नहीं कि मैंने आपको शॉर्ट बता दिया तो आप इसको छोड़ दो, ये भी आपको सीखना, ठीक। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्रॉस मार्किंग का फॉर्मूला। सबसे पहले बात करते हैं हम, जैसे ये लिखा हुआ है 21, ठीक, 21 ऊपर लिखा हुआ है। अब ये क्रॉस मार्किंग चलता है संस्कृत में, जो पीछे संख्या है वो आगे आएगी और जो आगे संख्या है वो पीछे आएगी, ठीक। लेकिन बस इतना देखना है कि ऐसे नहीं कर दें कि एकम द्वय, ऐसे नहीं कर देंगे, ऐसे नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गलत, ये नहीं चलेगा। अब इसमें चलेगा कैसे कि 21 कितने से ज़्यादा है, 21 जो हमारा 21 है, 21 कितने से ज़्यादा है, तो हम इसको ऐसे करेंगे 20 + 1 ऐसे करेंगे। 20 में 1 जोड़ने पर 21 बनता है ना, तो अब हम इसको क्रॉस मार्किंग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और 20 को संस्कृत में क्या कहते हैं, विंशति। क्या कहते हैं, विंशति। अब हमारा हो गया 1 विंशति। अब शब्द बन जाएगा हमारा पूरा 1 विंशति। ये हमारा क्या हो गया, संस्कृत की गणना हो गई। इजी है ना, बहुत ज़्यादा सरल है, परेशान नहीं होना। तो ये मैंने इसलिए बतलाया है क्योंकि जरूरी नहीं है कि डिजिट में आपसे ऑप्शनल पूछा जाए, डिजिट में भी नहीं आ सकता। आप संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत में भी दे सकता है, तो ये बात हमेशा आपको याद रखना है। यहाँ तक तो समझ में आया। बाकी पूरी सारी जितनी भी गणना है संस्कृत की वो मैं आपको बतलाऊंगा, उसको आपको अच्छे से करना है। चले आगे, ये प्रश्न आपको समझ में आया, महात्मा गांधी ने कितने वर्षों में अपने संस्मरणों को एकत्रित किया, तो कितने, 36 वर्षों में, ठीक है ना। चलिए 36 वर्षों में उन्होंने संस्मरण को क्या किया, ये हमारा देखिए आंसर आ गया है 36। इसके बाद अब देखेंगे, गांधीनः स्वयमेव आत्मकथा मातृभाषा लिखत। गांधी जी ने स्वयं की आत्मकथा, जो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखी हुई है, किसमें, आत्मकथा नामक ग्रंथ में, ठीक। स्वयं की आत्मकथा जो लिखी हुई है मातृभाषा लिखत, किस मातृभाषा में लिखी है, ठीक है ना। उनकी मातृभाषा क्या थी वो यहाँ पर बताना है कि गांधीना स्वयमेव आत्मकथा मातृभाषा लिखत, उनकी मातृभाषा क्या थी ये हमें पता होना चाहिए। और ये कब पता चलेगा, जब पाठ को हम पढ़ेंगे। पाठ में तो सब कुछ दिया हुआ है। महात्मा गांधी कहाँ के थे, महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी मूल निवासी कहाँ के थे, महात्मा गांधी ने क्या क्या किया, हृदय, उनका हृदय प्रदेश कौन था, तो राजकोट गुजरात उनका क्या था, हृदय प्रदेश था, और वह गुजराती भाषा उनकी मातृभाषा थी। तो यहाँ पर कोई गुजराती दिया हुआ है क्या, उन्होंने अपनी आत्मकथा तो किस भाषा में लिखा, हिंदी में, गुजराती में, संस्कृत में, सभी भाषाओं में। बतलाएं जल्दी से। तो यहाँ पर उनकी जो आत्मकथा थी संस्कृत में, तो इसी आत्मकथा का परिवर्तन रूप हुआ है किसमें, सत्यशोधनम। किसमें हुआ है, सत्यशोधनम, और जिसके लेखक हैं हॉस्केरे। कौन है, हॉस्केरे नागप्प शास्त्री, हॉस्केरे नागप्प शास्त्री। इनके द्वारा सत्यशोधनम
ग्रंथ लिखा गया, लेकिन इस आत्मकथा का परिवर्तन नाम किया गया है। परिवर्तन नाम किया गया है और किस भाषा में है? संस्कृत में। लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई है वो किस में लिखी गई है? गुजराती में। महात्मा गांधी के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई वो गुजराती में लिखी गई है, लेकिन जो संस्कृत में लिखी गई है वो सत्यशोधनम, इसका नाम परिवर्तन करके उन्होंने ग्रंथ बनाया सत्यशोधनम, और जिसको किसने किया है? होसकेरे नागप्प शास्त्री जी के द्वारा किया गया। ठीक, चले सर्वे। अब एक आत्मकथा सभी भाषाओं में कैसे होगी? हाँ, अलग अलग संस्करण कर दिए जाएं तो विभिन्न प्रदेश, देश की विभिन्न भाषाओं में इस आत्मकथा का वर्णन किया गया है, और आत्मकथा गांधी जी की बहुत प्रचलित कथा भी हुई। ठीक, तो लगभग अनेक भाषाओं में, ऐसा कोई उनके पूरे पाठ परिचय में नहीं दिया है कि इतनी भाषाओं में वर्णित की गई है। सबसे पहले तो मूल गुजराती भाषा में उन्होंने स्वयं लिखी, फिर इसके बाद हिंदी में भी उसका संस्करण बना, फिर इसके बाद गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अंग्रेजी, संस्कृत, ठीक, सब में उनका संस्करण बना है। लेकिन होसकेरे नागप्प शास्त्री जी के द्वारा सत्यशोधनम में उनको ख्याति प्राप्त हुई, सत्यशोधनम नामक ग्रंथ, और जिस ग्रंथ के द्वारा आज हम ये गांधीना संस्मरणम नामक जो पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें उपलब्धि प्राप्त हुई है, जो हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो यहां पर हमारा प्रश्न दूसरा हुआ संपन्न। दूसरे प्रश्न को हमने पूरा किया। देखें किस भाषा में लिखा है? गुजराती याम। गुजराती याम में सप्तमी विभक्ति लगी है, याद रखिएगा, इनमें सब में सप्तमी विभक्ति लगी है। यहाँ याम है, माम नहीं। ठीक, तो यहाँ पर भी हिंदी याम, ठीक, जैसे जननी के रूप चलते हैं, जननी जननी जनन्या जनन्यै जनन्या जनन्या जननीयाम, हिंदी याम। वैसे गुजराती का जैसे हमारे नदी नदीम नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्याम नद्याम, गुजराती गुजरातीम गुजरात्यै गुजरात्या गुजरात्याः गुजरात्याः गुजरातीयाम, सप्तमी विभक्ति। ठीक, तो किस विभक्ति में? किसमें? सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, और उनकी आत्मकथा किस मातृभाषा में लिखी है? गुजराती मातृभाषा में लिखी गई है। चले आगे देखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या रहेगा। गांधीनः अनुसारेण आत्मकथाम कः रूपे अस्ति। गांधी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार आत्मकथाम, आत्मकथा को किस रूप में लिखा गया है? ठीक है ना, उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा है वो किस रूप में है, उन्होंने अपनी आत्मकथा को किस रूप में दिया है? तो रूपे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। कौन? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। किस रूप में उन्होंने? अनुसारेण में तृतीया, किस रूप, गांधी जी के अनुसार आत्मकथा किस रूप में है? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को लिखा तो है, लेकिन वह क्या मानते हैं? उस आत्मकथा को मानते क्या है? उसको अपना आत्मकथा नहीं बोलते हैं। वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि वास्तविकता में मैंने अपनी आत्मकथा 36 वर्षों का जो संग्रह ज्ञान मैंने उसमें एकत्रित करके दिया है, वास्तविकता में ये मेरी जिंदगी का आत्म परीक्षण है। मैंने अपनी परीक्षा को स्वयं इसमें उद्बोधित किया है। मेरे पास क्या क्या है, मैंने अपनी परीक्षा इसमें दी है, और उन्होंने इस आत्मकथा को आत्म परीक्षण के रूप में क्या किया है? स्वीकार किया है कि यह मेरी आत्म परीक्षा थी। जब मैंने आत्मकथा को लिखा तो मैंने अपना जितना संपूर्ण ज्ञान था सब कुछ आत्मकथा में लगा दिया। उन्होंने जो भी किया और वो सारा कुछ उसमें क्या किया? वर्णित किया है। चले अब देखेंगे। अनुसारेण में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, रूपे में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, आत्मकथाम में षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। आत्मकथाम, आत्मकथा, आत्मकथाम, रमा, सॉरी षष्ठी नहीं द्वितीय। आत्मकथा को किस रूप में? को आएगा चिन्ह। ठीक, आत्मकथा को कह रूपे अस्ति, किस रूप में क्या किया है? माना है। तो आत्मकथा में द्वितीय विभक्ति, कथा के रूप चलेंगे रमा के समान। कैसे चलेंगे? रमा के समान। कथा, रमा, लता, ऐसे रूप चलेंगे। लता लताम लतया लताये लताया 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 लतायाम, बनेगा कि नहीं बनेगा? रमा रमाम रमया रमाये रमाया रमाया रमायाम, हे रमे।
वैसे ही कथा कथाम कथया कथायै कथायाः कथायाः कथायाम हे कथे। समझ में आया? द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में बनेगा कथाम, कथाम रमाम लताम, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो यहां पर भी और कारक चिन्ह होगा द्वितीय का को, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की नानेनी रारेरी अधिकरण में पर, और क्या होगा अंत में लास्ट में हमारा जो होगा संबोधन। तो हमारा संबोधन हे वो हरे हरे होता है। ठीक, चलिए। गांधीना अनुसारेण आत्मकथाम कह रूपे अस्ति, गांधी जी के अनुसार आत्मकथा किस रूप में है? तो मातृभाषाया, मातृभाषा के रूप में है, आत्म परीक्षणस्य, आत्म परीक्षण के रूप में है, उभौ दोनों के रूप में है, कोपिना के इनमें से कोई नहीं है। ठीक, मातृभाषाया में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो मातृभाषा के रूप में है ना। तो मातृभाषा तो उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। आत्म परीक्षण के रूप में है क्या? तो चलिए इसको देखते हैं, ये सही होगा। ठीक, चलें देखें। ये आपका गांधी जी के अनुसार आत्मकथा किस रूप में उन्होंने वर्णित की है? आत्म परीक्षण के रूप में। उन्होंने अपने स्वयं का आत्म परीक्षण किया है इस कथा के रूप में। तो जितना भी ज्ञान था उन्होंने आत्मकथा में दिया है। चलें आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा आत्मकथाया अपरः नाम किम, आत्मकथा का दूसरा नाम क्या है? आत्मकथा का दूसरा नाम किसने दिया, कैसे हुआ, किस भाषा में हुआ, ये सारी चीजें हमें पता होनी है। इतना नहीं कि प्रश्न को हल कर लिया बात खत्म, हमें पता चल गया है कि दूसरा नाम आत्मकथा का सत्य शोधन है। लेकिन ये हमारे लिए ज्ञान, ये हमारा अधूरा ज्ञान है। केवल हम किताबी कीड़े बन के रह रहे हैं, केवल किताब। जब किताब के अंदर की पूरा हम जब डिटेल पढ़ लेते हैं तो वो हमारे ज्ञान बाहर निकल करके आता है। ये बात याद रख लेना। केवल अभ्यास कार्य में दिया हुआ है या सीधा सीधा पाठ परिचय के आधार पर हमने इतना देख लिया और हमने आपको प्रश्न बना के दे दिया तो आपने कहा आत्मकथा का दूसरा नाम क्या है? सत्य शोधन है, बात खत्म। इसके बारे में आत्मकथा किसने लिखी, आत्मकथा को परिवर्तन नाम किसने दिया, आत्मकथा किस भाषा में है और सत्य शोधनम किस भाषा में है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और जो हम पाठ पढ़ रहे हैं वो आत्मकथा से लिया गया है कि सत्य शोधन से लिया गया है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलें देखें। आत्मकथाया अपरा नाम किम, आत्मकथा का दूसरा नाम क्या? ठीक, आत्मकथा का यहां पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये विभक्ति कहाँ की लगी हुई है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। जैसे अभी बताया ना मैंने, कथा का कैसे रूप चलेंगे? रमा के समान और लता के समान। ठीक, कथायाः कथायाः रमायाः रमायाः लतायाः लतायाः पुष्पायाः पुष्पायाः और सीतायाः सीतायाः राधायाः राधायाः भाषायाः भाषायाः श्रद्धायाः श्रद्धायाः। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो यहाँ कथायाः षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तो आत्मकथायाः अपरा नाम किम, आत्मकथा का दूसरा नाम क्या है? संजीवनी, दूसरा नाम क्या है? संजीवनी है क्या? सत्य शोधनम है क्या? आत्म परीक्षणम है क्या? सर्वे है क्या? बात करते हैं। संजीवनी एक बूटी है, आत्म सत्य शोधनम एक ग्रंथ है, आत्म परीक्षण, आत्मकथा को आत्म परीक्षण किसने माना है, किस रूप में? गांधी जी ने माना है। सर्वे, सर्वे होगी नहीं। चलें अब बात करते हैं जो इसका नाम है, दूसरा नाम वो है सत्य शोधनम। अब सत्य शोधन जो नाम है तो उसके आधार पर अब आपको मैं बताता हूं। देखें, इसमें दूसरा नाम बता दिया उन्होंने सत्य शोधन। तो अब यहां से हमें पता है कि आत्मकथा के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। आत्मकथा के लेखक कौन? महात्मा गांधी। बात करें हम, और आत्मकथा किस भाषा में है? मातृभाषा गुजराती। मातृभाषा गुजराती में लिखी है। गुजराती में किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। ठीक, अब बात करेंगे कि महात्मा गांधी ने और इस आत्मकथा में कितने वर्षों तक का संग्रह किया है। तो इस आत्मकथा में इन्होंने 36 वर्षों का संग्रह काल दिया है। कितने वर्षों का? 36 वर्षों का। कितने वर्षों का? 36 वर्षों का इन्होंने पूरा अपना ज्ञान इसमें
लगा दिया है। 36 वर्षों का ज्ञान पूरा एकदम से इसमें लगाया। सत्य शोधन, अब इसी आत्मकथा को संस्कृत भाषा में, किसमें? संस्कृत भाषा में लिखा गया संस्कृत भाषा में। और वो किसके द्वारा लिखा गया वो देखेंगे, हॉसकेरे नागप्प शास्त्री जी के द्वारा इसको लिखा गया। तो यहां से ये हमारा प्रश्न, देखिए सारी चीजें इसलिए चर्चा की जा रही हैं कि एक बार पुनः आपका रिवीजन भी होता जाएगा और दोबारा ये पाठ भूलना नहीं चाहिए। और कभी भी प्रश्न आ जाए परीक्षा में तो ये सारी चीजें आपसे बननी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से देखिए हल कराने के लिए तो ये मैं आध घंटे में ही आपका पूरा क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। 20 से 25 मिनट लगेगा पूरा एमसीक्यू करने में। तो आप केवल और केवल अगर एमसीक्यूज ही हल करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप करके देखते जाइए जल्दी जल्दी। लेकिन वास्तविकता में अगर आपको ये चाहिए कि हमसे दोबारा बने, वो दोबारा हमें भूले ना, तो फिर आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं तो आपको एक्सप्लेन जितना भी करूंगा बहुत विधिवत तरीके से करूंगा। ठीक, थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा जरूर होता है, लेकिन सारी चीज बिल्कुल एकदम क्लियरिटी हमारी होनी चाहिए, स्पष्टता, तब तो जाकर के हमारा सब कुछ अच्छे से होगा। बाकी कि एक वो कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। आप जरूर देखिएगा, हमारा शॉर्ट वीडियो पड़े हुए हैं कि अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति को कोई ब्रह्मा नहीं समझा सकता। मूर्ख को तो सब कोई समझा सकता है, मूर्ख व्यक्ति को सब कोई समझा सकता है, जो ज्ञानी है उसको भी सब कोई समझा सकता है। लेकिन जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है उसको ब्रह्मा भी स्वयं आ जाए तो भी नहीं समझा सकता। जो अनपढ़ है, निरक्षर है, जिसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं, उसको आप जैसा बोल दोगे वैसा मान लेगा। ठीक, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है उसको आप जैसा मान दोगे, जैसा समझाओगे 1 मिनट में समझ जाएगा। लेकिन जिसके पास आधा ज्ञान है उसे आप कभी समझा नहीं सकते, वो क्योंकि अपनी लगाएगा ना ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसीलिए अधूरा नहीं, अपन को पूरा अच्छे से अगर हमको बनता है, पाठ विधिवत तरीके से होना चाहिए। चलें आगे देखें, अब बात करते हैं हम। यहां से देखिए कितने प्रश्न मिल गए, 1 2 3 4 प्रश्न मिल गए, 5 प्रश्न। अब इसके बाद देखें आत्मपरीक्षण। आत्मपरीक्षण गांधी जी के द्वारा कहा गया है। गांधी जी ने आत्मपरीक्षण कहा है आत्मकथा को। ठीक, तो यहां से हमारा प्रश्न नंबर 4 पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यहां से देखिए एक प्रश्न के साथ में हमें 4 5 प्रश्न पूरा मिलते जा रहे हैं। 4 प्रश्नों को हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और 4 प्रश्न अगर हमें एक साथ मिलते जा रहे हैं, 4 क्या 5 6 प्रश्न भी आपको बता रहा हूं एक प्रश्न को लेकर के, तो बहुत सारी चीजें। अब जैसे यहां मिल गया है आत्मकथा में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। आत्मकथा से आत्मकथा का रूप बताया तो उसी में रमा का रूप बता दिया, उसी में लता का, उसी में राधा का, सीता का, गीता का, पुष्पा का, सबका बता दिया। तो ये कितने सारे प्रश्न हमको यहां से मिलते जा रहे हैं। और ये अपरा शब्द का अर्थ क्या है, दूसरा, ये भी हमारे लिए प्रश्न बन गया है। ठीक, और किम क्या है, किम एक सर्वनाम है, किम माने होता है क्या। तो बहुत सारे प्रश्न अगर ढूंढे जाएं, देखिए एक बात याद रख लेना, जब तक आप प्रश्न बनाना नहीं जानोगे तब तक ये मान लेना कि आप अधूरा ज्ञान रखते हैं। प्रश्न बनाना जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आपको आपका हृदय कहने लगेगा कि अब कोई हमें परास्त नहीं कर सकता। याद रख लेना, क्योंकि अगर अच्छे से ज्ञान बनना और समय पर जॉब चाहिए, अपने जीवन को अग्रसर करना है, समय पर आपको सेटल होना है, तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आप क्या है कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाए। और हर व्यक्ति का यही लक्ष्य होता है कि अच्छे से पढ़ लिख करके वो किसी एक नौकरी में, एक अच्छा सा बिजनेस, जो भी आपकी इच्छा है, जरूरी नहीं है कि नौकरी ही करे, तो वो बिजनेस भी करता है, तो पढ़ लिख करके जल्दी से जल्दी वह सेटल होने की सोचता है कि हम अच्छे से क्या कर सकें, अच्छे से सेटल हो सके। तो ये अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। देखें जरा, पहला हमारा 5वां प्रश्न होगा सत्यशोधनम नामक ग्रंथस्य रचयिता का। सत्यशोधन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। सत्यशोधनम अभी बताया, सत्यशोधन आत्मकथा का परिवर्तित नाम, दूसरा नाम, और जो संस्कृत में संस्करण हुआ वो सत्यशोधन के नाम से हुआ कि नहीं, और किसके द्वारा लिखा गया, हॉसकेरे नागप्प शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया, बतलाया है मैंने अभी।
और देखिए पहले बताते जा रहे हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी चर्चा हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से आपसे ये प्रश्न अच्छे से बन जाना चाहिए। तत्काल आपको जैसे ही ऑप्शन देखो आपको तत्काल क्या है, आंसर मिल जाना चाहिए, और मिल ही गया होगा। ठीक, स्वाभाविक सी बात। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पूरी बात को सुनेंगे तो अगला प्रश्न भी आपसे जल्दी से बनेगा। इसीलिए क्योंकि आगे आने वाले प्रश्नों पर भी मैं पीछे छुपा रुस्तम होकर के आपको बतला देता हूं। ठीक, क्योंकि जो प्रश्न आ रहे हैं एक दूसरे से सारे प्रश्न हमारे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ये हमेशा याद रख लेना कि पूरे पाठ से हमारे जितने भी प्रश्न हमारे बनते हैं, चाहे वो वन लाइन फैक्ट वाले हों, चाहे वो एक पदेन वाले हों, चाहे पूर्ण वाक्यन वाले हों, चाहे MCQs हों, चाहे MIQs हों, ठीक है ना, तो ये हमारे किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न हो, सब हमारे पाठ से संबंधित होते हैं। और पाठ से संबंधित होने का मतलब यही है कि हमें अच्छे से पाठ अगर हमने तैयार कर लिया है तो कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटेगा नहीं। चले आगे। ठीक, तो अगले प्रश्न के लिए तैयार रहे ना। यहां मैं बोल क्या क्या रहा हूं, पहला प्रश्न याद रख लेना, इसके बाद जो प्रश्न आएगा हो सकता है कि मेरे बोलने से आपको अगले प्रश्न का भी आंसर मिल जाए। चले, सत्यशोधनम नामक ग्रंथस्य रचयिता का, सत्यशोधन नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन। पहली बात तो ग्रंथस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है किसमें, ग्रंथस्य में। सत्यशोधनम, सत्यशोधनम में हमारा सत्यशोधन नामक ग्रंथ, ठीक, कि रचयिता, रचयिता, ठीक, ये रचयिता, रचयिता जो हम शब्द लिखा है यहाँ थोड़ा सा मुद्रण दोष हुआ है, ये शुद्ध वर्तनी में आता है रचयिता होता है। क्या होता है, रचयिता। ठीक, रचयिता याद रखिएगा शुद्ध वर्तनी में। हाँ, अगर ये हम जिस प्रकार से आपने देखा होगा रचयिता, रचयिता नहीं रचयिता, और एक देखा होगा कवयित्री, कवित्री, कवित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, तो कवित्री भी आपको याद रखना। चले आगे देखें, याद रखना। हाँ, सत्यशोधन नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, गांधी जी है क्या, श्रीनिवास शास्त्री जी है, नागप्प शास्त्री जी है कि श्रीधर जी है। बतलाए, गांधी जी ने तो आत्मकथा को लिखा। गांधी जी ने किसको लिखा, आत्मकथा को लिखा। ठीक, आत्मकथा को लिखा। और श्रीनिवास शास्त्री जी के द्वारा क्या लिखा है, दयावीर की कथा। ठीक है ना, दयावीर की कथा आप लोगों के पाठ में है, श्रीनिवास रथ जी। ठीक, तो दयावीर की कथा है उसमें। और नागप्प शास्त्री जी के द्वारा क्या लिखा गया, क्या लिखा गया, सत्यशोधन। ठीक, अब देखें श्रीधर शास्त्री। श्रीधर शास्त्री एक व्याकरण आचार्य थे, बहुत अच्छी व्याकरण श्रीधर शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने वेद भी लिखा है, अष्टाध्यायी भी लिखी है। तो ये और भी बहुत सारे श्रीधर हैं, ऐसा नहीं है। संस्कृत के एक मूर्धन विद्वान थे, इन्होंने यहाँ पाठ से संबंधित कुछ नहीं है। ठीक, तो किसके द्वारा, नागप्प शास्त्री जी के द्वारा हमारा क्या लिखा गया, सत्यशोधनम नामक ग्रंथ लिखा गया है। इसके रचनाकार कौन है, हमारे नागप्प शास्त्री। देख लीजिए दिया हुआ है नागप्प शास्त्री। चले आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा। हाँ, मम पित्रा कृत्वा, ये हमारे पाठ से, पाठ का आपने अगर पैराग्राफ देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। मम माने मेरे, पित्रा माने पिता के द्वारा। पित्रा शब्द लगा हुआ है, पिता नहीं लगा है, पित्रा। पित्रा तृतीया विभक्ति लगी है। क्या लगी है, तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है, एक वचन। अब यहां पर बात करें तो पितृ के रूप चलेंगे हमारे, रिकारांत पुल्लिंगवाची शब्द, रिकारांत। ठीक है, रिकार हो जिसके अंत में वो रिकारांत, पितृ शब्द। तो पिता प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक, पिता पितरम, पिता पितरम, पिता पितरम पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरि, पितरी, पितरी। बन गया ये सप्तमी में, द्विवचन में पितरौ, 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 पितरौ,
इसी प्रकार से पितृभ्याम 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 पित्रोह पित्रोह आ जाएगा। यहाँ पितरः पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणाम पितृषु। तो बाकी सारे रूप आपसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम आपको बतला रहे थे क्या, जो यहाँ पितरा लगा हुआ है ये तृतीय विभक्ति का लगा हुआ है, इसलिए तृतीय विभक्ति का हमारा चिन्ह क्या होगा, क्या, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से या के द्वारा, से के द्वारा, से के द्वारा, ठीक है ना। तो यहां याद रखना है कि मेरे पिता के द्वारा, अर्थ क्या निकलेगा, मेरे पिता के द्वारा कृत्वा, यहां त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, क्री धातु है क्रय करने के अर्थ में, खरीदने के अर्थ में, क्री धातु के काय के अर्थ में है, क्रय करने के अर्थ में, खरीदने के अर्थ में, खरीदने के अर्थ में है, क्रय करने के अर्थ में, और त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अर्थ बनेगा कृत्वा। कृत्वा माने खरीद कर, अर्थ क्या है, खरीदने के अर्थ में है, तो खरीद कर, क्योंकि त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो कर का अर्थ निकलेगा, कर, खरीद कर, मेरे पिता के द्वारा खरीद कर क्या की गई थी, स्थापित की गई थी, क्या, पुस्तक, ठीक, स्थापिता, स्थापितस्य क्या की गई थी, स्थापितस्य कि कथमपि अवलोकिता बोधेयम, कथमपि मम पित्रः कृत्वा, कथमपि मम प्रीत्वा कृत्वा, मम पित्रः कृत्वा स्थापितस्य, मम पित्रः कृत्वा अवलोकिता, मम पित्रः कृत्वा बोधयम, ठीक। तो कथमपि माने कैसे भी, स्थापित माने स्थापित की गई, अवलोकिता माने देखी गई, बोधयम माने पढ़ी गई या ज्ञान लिया गया, जाना गया। तो देखिए मेरे पिता के द्वारा कैसे भी, मेरे पिता के द्वारा स्थापित, खरीद कर स्थापित की गई, मेरे पिता के द्वारा खरीद कर देखी गई, मेरे पिता के द्वारा खरीद कर जानी गई, क्या अर्थ होगा, स्थापित की गई, मेरे पिता के द्वारा खरीद कर क्या की गई, स्थापित की गई, क्या की गई, स्थापित, एक ग्रंथ था गांधी जी का, अगर पाठ आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। गांधी जी के पिता, गांधी जी की कहानी में उन्होंने बतलाया है गांधीनाथ संस्मरणम में कि मेरे पिता के द्वारा एक ग्रंथ को खरीद करके स्थापित किया गया था ऊपर, ठीक है ना। तो ऊपर रखा गया, रख दिया, और अचानक क्या हुआ, एक दिन गांधी जी आए और उनकी नज़र उस पर दृष्टि पड़ी, तो उन्होंने निकाला और उसको निकाल करके पढ़ा, तो उसमें श्रवण पितृभक्ति के बारे में दिया हुआ था। श्रवण कुमार और अपने पिता को लेकर के और कांवड़ यात्रा करवाते हुए तीर्थाटन करवा रहे थे, चारों धामों की यात्रा, तीर्थों की यात्रा करवा रहे थे। तो उसको पढ़ करके उनके दिमाग पर क्या है, उन्होंने देखा कि कुछ समय जैसे ही पढ़ करके उसको संपन्न हुआ तो बाहर आकर के देखा तो कुछ कठपुतली वाले आए हुए थे, कठपुतली वाले जो नाटक दिखाने वाले होते हैं, तो वो भी उसी प्रकार से श्रवण कुमार की भांति एक तराजू की आकृति होती है, कांवड़ जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारी ऐसे होती है कांवड़, ठीक, ये कांवड़ होती है इस प्रकार से, ये कांवड़ यात्रा हमारी चलती है जो, ये इसमें इस प्रकार से वो बैठाले हुए थे माता पिता को, ठीक, कौन, श्रवण कुमार, और श्रवण कुमार के द्वारा ये कांवड़ यात्रा के दौरान ये चल रहे थे, ठीक है ना। ये शोल्डर पर ऐसे लिए हुए अपने श्रवण कुमार जी चल रहे थे। इस प्रकार से गांधी जी पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि बाहर कठपुतली आए, कुछ इधर उधर भ्रमण करने वाले, गांव-गांव जाने वाले, जो गांव में कुछ नाटक दिखलाते हैं, कठपुतली वाले आए, तो वो भी इसी प्रकार से टांगे हुए थे, तो उनको ये है लटकाए हुए थे कंधों पर। तो उन्होंने देखा कि उन्हें याद आ गया कि श्रवण कुमार की जो हमने अभी पढ़ी हुई है बुक, मेरे द्वारा जो पढ़ी गई है, वो वैसे ही श्रवण कुमार की पितृभक्ति के द्वारा ऐसा लग रहा है कि ये दूसरा दृश्य, और उनके दिमाग में वह सारी चीज़ें चढ़ गई। अब उसको वो भुला नहीं पा रहा है और सोच रहे हैं कि क्या इस प्रकार की भक्ति, श्रवण पितृभक्ति हम नहीं कर सकते। आप लोगों को याद होगा कि श्रवण कुमार की जब मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, तो वह शब्द वेदी वाण के द्वारा हुई थी। राजा दशरथ के द्वारा शब्द वेदी वाण चलाया गया, तो शब्द को जानकर के, आवाज़ को जानकर के केवल राजा दशरथ बाण चलाते थे। देखें, शिकार को देखें या ना देखें, फिर भी अगर उन्होंने आवाज़ आ गई और चला देते थे तो क्या है, शब्द वेदी वाण का प्रयोग करते थे। और वो वहाँ पर पानी भरने गए
श्रवण कुमार, तो वहीं पर दिवंगत हो गए। तब उनके माता पिता ने श्राप दे दिया था कि जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र के द्वारा, पुत्र के वियोग में हम लोग मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में क्या होगे, मरोगे। तो इस प्रकार की पीड़ा है, बहुत विशाल है श्रवण कुमार की पीड़ा को। तो वो तो धोखे से हुआ, लेकिन वो सारी चीज़ें क्या है, ऋषि तपस्वियों की कभी वाणी क्या नहीं होती है, असत्य नहीं होती है। तो दे दिया तो दे दिया। तो उसी प्रकार से राजा दशरथ भी देखिए, जब राम चले गए वन गमन को, तो पुत्र वियोग में क्या हुए, दिवंगत हुए थे। तो उसी की कहानी को याद कर रहे थे, और वही पुस्तक के लिए यहाँ कहा गया है कि मेरे पिता के द्वारा खरीद कर स्थापित की गई थी एक ऊपर पुस्तक, उसको मैंने देखा और पढ़ा, तब जाकर के मुझे ये पता चला। ठीक है, चलें आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, देखें 7वें नंबर का प्रश्न, श्रवणस्य पितृभक्त्या आदर्शः रूपेण त्वया। श्रवण पितृभक्ति, श्रवण कुमार की पितृभक्ति का आदर्श रूप के द्वारा, त्वया माने तुम श्रवण कुमार की पितृभक्ति के समान तुम भी आदर्श रूप के द्वारा, तुम्हारे द्वारा, अहम माम मया त्वम त्वयाम त्वम त्वया, तो तुम्हारे द्वारा भी क्या होना चाहिए, स्थापनीय स्थापितस्य उभौ कोपी न। ठीक, स्थापित, तुम्हारे द्वारा स्थापित की जाना चाहिए या तुम्हारे द्वारा स्थापित की गई। ठीक, तो यहाँ दोनों का अर्थ है किया जाना चाहिए, और चाहिए के अर्थ में होगा यहाँ की गई, स्थापितस्य की गई। ठीक, तो स्थापित की गई या किया जाना चाहिए। तो यहाँ देख लेंगे, पहले अर्थ जान लेंगे तो बन जाए। श्रवण कुमार की पितृभक्ति का आदर्श, श्रवण कुमार की पितृभक्ति को आदर्श रूप के द्वारा, आदर्श रूप को तुम्हारे द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। किसने, उनके पिता ने, किसको कहा, गांधी जी के द्वारा। उनको आभास हुआ, मन में सोचा उन्होंने कि पिता कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पितृभक्ति, श्रवण कुमार की पितृभक्ति का आदर्श संसार जगत जानता है, ठीक उसी आदर्श का रूप, वही आदर्श पूरे संसार जगत में विद्यमान होना चाहिए, वो भी तुम्हारे द्वारा स्थापित होना चाहिए। तुम्हारे द्वारा क्या होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। तुम्हें इस बात का लोगों को अवगत कराना है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा के लिए तीर्थाटन पैदल चल करके, कंधों पर रख करके माता पिता के प्रति क्या है, भाव रखते थे। तो ये आदर्श आपको क्या करना है, विद्यमान करना है, स्थापित करना चाहिए, तुम्हारे द्वारा होना चाहिए। तो स्थापनीय, जरा देखें इसका आंसर क्या है, पहला स्थापनीय। ठीक, अब यहां पर ये जो बना हुआ है ये हमारा किसका रूप है, युष्मद का रूप है। अस्मद और युष्मद देखा है, अस्मद और युष्मद के अगर रूप आप समझे होंगे तो यहां चलेगा हमारा अहम माम मया, ये अस्मद के हैं। यहां चलेगा त्वम त्वाम त्वया, तो आ गया तृतीय विभक्ति आ गई ना, त्वया। अब तृतीय विभक्ति का अभी चिन्ह बताया हूं, से, के द्वारा, से और के द्वारा। तो तुम्हारे द्वारा, युष्मद माने मैं, अहम माने मैं और युष्मद माने तुम। ठीक, तो अर्थ होगा तुम्हारे द्वारा। क्या अर्थ निकलेगा, तुम्हारे द्वारा। तो उन्होंने कहा है कि जो श्रवण पितृभक्ति का आदर्श स्वरूप है, आदर्श है, वो तुम्हारे द्वारा इस संसार जगत में क्या होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए, तुम्हारे द्वारा विद्यमान होना चाहिए। संसार के लोगों को यह जानना चाहिए कि श्रवण पितृभक्ति होती क्या है। आगे देखेंगे, आगे देखते हैं। उन्होंने अगला प्रश्न दिया है हमारा, 8वां प्रश्न दिया हुआ है, पर्यटनता। पर्यटनता शब्देन कः अर्थ अस्ति। ठीक, पर्यटनता, पर्यटन शब्द का क्या अर्थ है, पर्यटन शब्द का क्या अर्थ है, रखी हुई, खरीद कर, घूमते हुए, कांवड़। तो अगर पाठ को आपने पढ़ा होगा तो सारी चीज़ें आपको बन जाएंगी। तो आपने देखा ग्रामम ग्रामम प्रति पर्यटनता, प्रति ग्रामम पर्यटनता,
गांव गांव जाकर के घूमते हुए, गांव गांव जाते हुए घूमते हुए जो नाटक कठपुतलियों का दिखाया जा रहा था उनके बारे में यहां बताया गया। गांव गांव जाकर के कठपुतलियों का उन्होंने नाटक किया और उस कठपुतली को नाटक घूमते हुए, कौन, जो नाट्य करने वाले थे वह नाट्य करने वाले घूमते हुए के सामने, घूमते हुए। तो इसका अर्थ क्या होगा, पर्यटनता माने घूमते हुए। देखें जरा इसका अर्थ क्या है, घूमते हुए। अच्छा, आपने देखा है कि जब महात्मा गांधी पढ़ रहे थे, अगर आपने पूरा पाठ पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब महात्मा गांधी उस पुस्तक को पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ गांव में आए हुए हैं घूमते हुए पर्यटनता, तो उन्होंने भी कांवड़ यात्रा को लिए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे श्रवण पितृभक्ति के आदर्श को देख लिया हो। फिर उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि कुछ गांव में एक नाटक विद्यमान हुआ राजा हरिश्चंद्र का, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का। उस राजा हरिश्चंद्र का नाटक भी उन्होंने क्या है, बहुत अच्छे से देखा, जिसे वह भुला नहीं पाए। और संसार जगत से यह अनुनय विनय मन में सोच रहे हैं कि यह संसार इस राजा हरिश्चंद्र के समान पूरा सत्यवादी नहीं हो सकता। इस मन का, इस प्रकार से मन में विचार करते हुए वह बहुत सारी चीजें इस पर विचार कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पर्यटनता शब्देन कहा अर्थास्ति, घूमते हुए। पर्यटन शब्द का अर्थ होता है घूमना। अद्यापि कह संधिरस्ति, अद्यापि में कौन सी संधि है जरा बता। ठीक, विसर्ग संधि है क्या, हल संधि है क्या, दीर्घ संधि है क्या, स्तुत्य संधि है। अद्यापि शब्द में कौन सी संधि है उन्होंने ये पूछा है। सबसे पहले तो देखें, पहले अद्यापि बताते हैं, एक एक उदाहरण सारी चीजों का हम बतला देते हैं। देखें अद्यापि, अद्य धन अपि, अद्य धन अपि हमारा बन गया। तो इसमें ये तो समझ में आ गया है कि बड़ा आ है तो यहाँ भी बड़ा आ होना है, तो दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। और जब दीर्घ संधि है तो सूत्र भी आपको पता होगा कि अकह शवर्णे दीर्घा, अकह शवर्णे दीर्घा, अकह शवर्णे दीर्घा सूत्र लग गया। अब अकह शवर्णे सूत्र जो लग गया है तो इसका नियम क्या है वो भी पता होना चाहिए। छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ फिर भी बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ प्लस छोटा आ तो भी बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ दोनों बनेंगे तो बड़ा आ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये नियम है। अब यहाँ छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। ठीक, फिर यहाँ बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। अब यहाँ बड़ी ई प्लस बड़ी ई फिर बनेगा बड़ी। ये दीर्घ संधि के नियम है। दीर्घ संधि में फिर यहीं पर देखें, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बनेगा बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ फिर बनेगा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बनेगा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, बड़ा ऊ बन जाएगा। यहीं पर ऋषि की बात करें, छोटी ऋषि प्लस छोटी ऋषि दोनों मिलेंगे बड़ी ऋषि। ठीक, यहाँ छोटी ऋषि प्लस बड़ी ऋषि तो यहाँ बन जाएगा बड़ी ऋषि। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ देखें, बड़ी ऋषि प्लस छोटी ऋषि तो यहाँ बन जाएगा बड़ी ऋषि, यहाँ बड़ी ऋषि और यहाँ बड़ी ऋषि तो यहाँ बन जाएगा बड़ी ऋषि। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये नियम, अगर ये सारी चीजें एक नियम अगर अच्छे से आपको आ जाते हैं तो फिर कोई भी संधि आ जाए आपसे बन जाएगी। देखें, अद्य में छोटा आ और अपि में छोटा आ दोनों को मिलाया और यहाँ क्या कर दिया, बड़ा आ। क्योंकि बड़ा आ क्यों किया, देखें यहाँ छोटा आ के बाद छोटा आ आने पर क्या बनता है, बराबर बड़ा आ बनता है। तो छोटा आ गया, बड़ा आ बन गया। अब यहाँ से ये दोनों वर्ण चले गए हैं। देखें ऊपर में हमने अद्य में से छोटा आ को निकाल लिया तो ये हमारा आधा हो गया। अब अपी में से निकल चुका था हमारा आ तो यहाँ केवल पी बचेगी। अब बीच में हमारी जगह खाली है तो इस दो वर्णों के स्थान पर केवल एक वर्ण को हम यहाँ
लिख देते हैं। अब इस बड़ा आ की मात्रा इसमें लगाएंगे तो ये बनेगा हमारा अद्या और पी जुड़ जाएगा, अद्यापि बन गया। इति सिद्धम बन गया दीर्घ संधि। ठीक, तो ये सारी प्रोसेस आपको थोड़ा सा देखिए, शुरुआत में ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। एक बार जब आने लगता, मैं आप लोगों को कितनी बार लिखता हूँ, आप भी बोर हो जाते होंगे, आप भी ये सोचते होंगे कि कहाँ से पाले पड़ गए। हर संधि में आप पूरा लिख देते हैं, लेकिन एक बात याद रख लेना, मैं आपको क्यों लिखता हूँ, आपको बार बार सुनने की आदत हो जाए और जो सुनते ही सुनते आपके दिमाग पे चढ़ जाए, इसीलिए लिखता हूं। मुझे शौक है क्या, बदला है ना, मैं फालतू में लिखता रहता हूं क्या, आपके लिए लिखता हूं। आपके लिए इसलिए लिखता हूं क्योंकि जितनी बार मैं लिखूंगा जितनी बार आप सुनेंगे, जितनी बार मैं लिखूंगा जितनी बार आप देखेंगे, जितनी बार मैं लिखूंगा जितनी बार भी आप भी उसको पढ़ेंगे। अगर सीधा सीधा शॉर्ट कहते आ मिलकर के आ हो जाता है, अद्यापि दीर्घ संधि और आकाशवर्णे दीर्घा, क्या इस पर आपका दिमाग जाता? नहीं जाता ना। और जब इस पर दिमाग नहीं जाता तो रिवीजन कैसे होता? और संस्कृत तो वैसे भी बिना रिवीजन के आती नहीं है, क्योंकि संस्कृत कहती है जे त्रिदिवसम ना पाठक्यम कुर्वन्ति त्रिमासम स्मरणम जाता। जो लगातार 3 दिन मेरा अध्ययन नहीं करता है वो 3 महीने पहले का भूल जाता है। तो ऐसा नहीं करना मेरे भाइयों, भूलना नहीं है ना भुलाना है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, अभ्यास करते रहना। अभ्यास डेली थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो कम से कम हमारी आवृत्ति बनी रहेगी, और आवृत्ति बनी रहेगी बनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सरल है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, पढ़ते रहिएगा बिंदास तरीके से। अरे पढ़ने में क्या संकोच आप लोगों के लिए। देखिए हम आप कैसे लगे रहते हैं, पढ़ाने में लगे हैं आपको, ठीक, आपको पढ़ना है। और वैसे भी 11th 12th आपकी तो क्लास है, ठीक, आपको तो पढ़ना ही है, मजबूरी में पढ़ें, पेपर आएगा तब पढ़ेंगे। लेकिन इससे अच्छा है कि हम पहले से ही तैयार करके रखें ना, पहले से आप कंटिन्यू रखेंगे और सारी चीज़ें आपकी तैयार रहेंगी। ठीक, चलें इसके बाद यहाँ पर देखिए विसर्ग संधि थी, तो इसमें विसर्ग संधि नहीं होगी, यहाँ हल संधि नहीं है, दीर्घ संधि नहीं है, यहाँ कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, आकाशवर्णे दीर्घा का दीर्घ संधि। अच्छा एक उदाहरण ई का बताऊं, आप करोगे? करके बताओ। चलिए यहाँ पर ये अद्यापि तो रब कर देता हूँ, ठीक, ये अद्यापि हो गया। एक हम आपको बताते हैं, ये लिखा हुआ है रवीसा, ठीक, ये रवीसा लिखा हुआ है, यहीं पर लिख देता हूँ एक दूसरा सिंधूर्मी, क्या लिखे दे रहा हूँ? सिंधूर्मी, सिंधूर्मी लिख दिया। ये भी आपको सॉल्व करना। और एक यही बतला दे रहा हूँ आपको भ्रातृणम, भ्रातृणम, ये आपको करना है। ये देखिए इसका उदाहरण हो गया था अद्यापि, एक उदाहरण इसका दिया, एक दिया इसका, एक दिया इसका। अगर आप लोग करेंगे बहुत खुशी होगी इस बात की, याद रखिएगा। आप अगर करेंगे तो मुझे ये लगेगा कि मेरे द्वारा पढ़ने पर आपने इसका क्या किया है? अभ्यास किया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा देखें, अगला प्रश्न देखेंगे, पहले इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। ये इसका आंसर हमारा क्या होगा? दीर्घ संधि। अब अगला प्रश्न हमारा रहेगा इत्यम इति पदस्य कः संधि, इत्यम इति पदस्य कः संधि। इत्यम जो पद है, इत्यम जो पद है, इस पद की संधि कौन सी है? इस पद में संधि कौन सी है ये पूछ रहा। अनुनासिक संधि है क्या, अनुस्वार संधि है क्या, यण संधि है क्या, और उत्त संधि है क्या? ठीक, इत्यम, ठीक, इति धन अम, इत्यम। और यहां हमारा अनुस्वार संधि बनेगी क्या? इत्यम। अनुनासिक संधि बनेगी क्या? नहीं बनेगी। चलिए विषय पहले हम देखते हैं इसका क्या विच्छेद, इति धन अम, ये हमारा क्या हो गया? इसका संधि का विच्छेद हो गया। अब संधि का विच्छेद जब हमने देख लिया तो यहां देखा हमने कि दोनों पदों में यहां या तो है ही नहीं, और यहां देखा कि यहां या है। देखिए सारी चीजें देखनी पड़ती हैं जब संधि को हल करना होता है। या तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि इसमें ये संधि है, अगर नहीं है देख के पता तो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। विच्छेद करने पर हमें पता चला कि इसमें या नहीं है, इसमें या है। लेकिन अब क्या करेंगे जब इसमें या है तो इसको देखेंगे। तो अब दिमाग में दौड़ाया हमने कि संधि कौन सी, किसमें या है। एक तो हमारी अयादी संधि में या आता है, लेकिन उसमें पूरा आता है। फिर इसके बाद
दौड़ाया, दीर्घ संधि में आता है क्या? दीर्घ संधि में भी पूरा आता है। फिर इसके बाद दिमाग दौड़ाया हमने कि विसर्ग संधि में है क्या? अरे ना ना ना, विसर्ग संधि में तो कहीं या है ही नहीं। फिर दिमाग दौड़ाया कि अगर या से पहले आधा वर्ण हो, वा से पहले आधा वर्ण हो तो यण संधि होती है। दिमाग दौड़ गया, और जब ये दिमाग दौड़ गया तो तत्काल हमने नियम लगाया कि इसमें यण संधि है, लगा दिया हमने नियम। और जब इसमें देखा कि यण संधि है तो यण संधि का हमें सूत्र भी आना चाहिए, तो एको यणचि हमने सूत्र लगा दिया। कौन सा सूत्र लगाया? एको यणचि। अब एको यणचि जब सूत्र लग गया तो हमें यह पता होना चाहिए कि एको यणचि का सूत्र कहता क्या है। तो एको यणचि का सूत्र कहता है एकः स्थाने यणादेशः स्यात्। एक के स्थान पर यण आदेश करो, लेकिन अच परे रहते। अच परे, अच बाद में स्वर होना चाहिए, ठीक है ना। एक के स्थान पर यण आदेश हो लेकिन अच परे रहते। हाँ चले देखते हैं। हाँ अब यहां देखें, एक क्या है? एक हमारा प्रत्याहार है। एक प्रत्याहारों पर हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि ये अष्टाध्यायी का मामला है, ग्रामर का पोर्शन है, और ये जब तक शुरू से नहीं पढ़ोगे तब तक प्रत्याहार नहीं बनेगा। ठीक, चले तो उसके लिए माहेश्वर सूत्र हमारे पाणिनि जी के हैं, उनको हमें करना जरूरी है। एक प्रत्याहार के स्थान पर क्या कर देना है? यण प्रत्याहार कर देना है। अब एक प्रत्याहार में क्या है हमारा? एक प्रत्याहार में क्या दिया हुआ है? ई, उ, ऋषि, लिरि, ये 4 वर्ण है। और यण प्रत्याहार में या, वा, रा, ला। ठीक, यण प्रत्याहार में ये आते हैं। एक प्रत्याहार में ई के स्थान पर या करो, उ के स्थान पर वा करो, ऋषि के स्थान पर रा करो, लिरि के स्थान पर ला करो। तो अब ये कंडीशन जब आ गई है तो यहां देख लेंगे हम। यहां देखेंगे जो हमारा क्या है, इति धन अम दिया हुआ था, तो हमने इति में से, ता में से ई को निकाल लिया, छोटी ई को, अम ज्यों का त्यों लिख दिया। अब इत और ई के स्थान पर क्या कर दिया? या कर दिया, अम को लिख दिया। अब इसको इससे जोड़ दो और इससे इसको जोड़ दो, और जब ये वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो आधा ता हो जाएगा या, और या आधा है तो आ जुड़ जाएगा और माँ बच लिख जाएगा, हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। इत्यम बन गया कि नहीं बन गया? चलिए अब देख लेते हैं इसका हमारा आंसर क्या है। आंसर 1 मिनट में देख लेते हैं, और इसको हम क्या है देखें। आंसर हमारा क्या है? यण संधि। आंसर हो गया फिनिश। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका एमसीक्यूज पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। बहुत जल्द हम आपके लिए आगे लेकर के आएंगे अगला पार्ट, तो बहुत जल्दी तैयार रहिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पहली बात। लेकिन याद रखिएगा कि आप लोग अच्छे से एमसीक्यूज वगैरह जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको विधिवत तरीके से अच्छे से करिएगा। ये सारी चीज़ें आपको विधिवत तरीके से करनी होंगी, क्योंकि परीक्षा का समय होता है। परीक्षा में अगर आप ये अच्छे तरीके से करेंगे तो उसके मार्क्स अच्छे से मिलते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप किसी भी बोर्ड के हों, माध्यम के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखना कि आपके लिए मैग्नेट परिवार हमेशा तैयार रहता है। तो मैग्नेट जो हमारा मैग्नेट ब्रेंस करके जो हमारा परिवार है वो आपके लिए हमेशा तत्पर है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन एक बात याद रखना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और नोट्स चाहिए हो तो लिंक पर जाइए और कमेंट सेक्शन में लिख करके नोट्स प्रोवाइड करिए। धन्यवाद बहुत बहुत।